पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या। 1924 के दौरान पंजाब में भाषा विवाद चल रहा था। पंजाबी भाषा की लिपि के प्रश्न पर उर्दू और हिंदी के पक्षधरों में बहस जारी थी। भगत सिंह भी इस बहस पर अपने विचार बनाने लगे थे। पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या पर यह लेख उन्होंने पंजाब हिंदी साहित्य सम्मेलन के आमंत्रण पर लिखा था और अव्वल मानकर सम्मेलन ने इस पर 50 रुपये का इनाम भी दिया था। यह लेख सम्मेलन के प्रधानमंत्री श्री भीमसेन विद्यालंकार ने सुरक्षित रखा और भगत सिंह की शहादत के बाद 28 फरवरी 1933 के हिंदी संदेश में प्रकाशित किया। पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या। किसी समाज अथवा देश को पहचानने के लिए उस समाज अथवा देश के साहित्य से परिचित होने की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज के प्राणों की चेतना उस समाज के साहित्य में भी प्रतिच्छुवित हुआ करती है। उपरोक्त कथन की सत्यता का इतिहास साक्षी है। जिस देश के साहित्य का प्रवाह जिस ओर बहा, ठीक उसी ओर वह देश भी अग्रसर होता रहा। किसी भी जाति के उत्थान के लिए ऊंचे साहित्य की आवश्यकता हुआ करती है। जो जो देश का साहित्य ऊंचा होता जाता है, त्यों त्यों देश की उन्नति करता जाता है। देशभक्त, चाहे वे निरे समाज सुधारक हों अथवा राजनीतिक नेता, सबसे अधिक ध्यान देश के साहित्य की ओर दिया करते हैं। यदि वे सामाजिक समस्याओं तथा परिस्थितियों के अनुसार नवीन साहित्य की सृष्टि न करें तो उनके सब प्रयत्न निष्फल हो जाएं और उनके कार्य स्थायी न हो पाएं। शायद गैरिबोल्डी को इतनी जल्दी सेनाएं न मिल पाती यदि मैजनी ने 30 वर्ष देश में साहित्य तथा साहित्यिक जागृति पैदा करने में ही न लगा दिए होते। आयरलैंड के पुनरुत्थान के साथ गैलिक भाषा के पुनरुत्थान का प्रयत्न भी उसी वेग से किया गया। शासक लोग आयरिश लोगों को दबाए रखने के लिए उनकी भाषा का दमन करना इतना आवश्यक समझते थे कि गैलिक भाषा की एक आध कविता रखने के कारण छोटे छोटे बच्चों तक को दंडित किया जाता था। रूसो, वाल्टेयर के साहित्य के बिना फ्रांस की राजक्रांति घटित न हो पाती। यदि टोल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स तथा मैक्सिम गोर्की इत्यादि ने नवीन साहित्य पैदा करने में वर्षों व्यतीत न कर दिए होते तो रूस की क्रांति न हो पाती। साम्यवाद का प्रचार तथा व्यवहार तो दूर रहा। यही दशा हम सामाजिक तथा धार्मिक सुधारकों में देख पाते हैं। कबीर के साहित्य के कारण उनके भावों का स्थायी प्रभाव दिख पड़ता है। आज तक उनकी मधुर तथा सरस कविताओं को सुनकर लोग मुग्ध हो जाते हैं। ठीक यही बात गुरु नानक देव जी के विषय में भी कही जाती है। सिख गुरुओं ने अपने मत के प्रचार के साथ जब नवीन संप्रदाय स्थापित करना शुरू किया, उस समय उन्होंने नवीन साहित्य की आवश्यकता भी अनुभव की और इसी विचार से गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि बनाई। शताब्दियों तक निरंतर युद्ध और मुसलमानों के आक्रमणों के कारण पंजाब में साहित्य की कमी हो गई थी। हिंदी भाषा का भी लोप सा हो गया था। इस समय किसी भारतीय लिपि को ही अपनाने के लिए उन्होंने कश्मीरी लिपि को अपना लिया। तत्पश्चात गुरु अर्जुन देव जी तथा भाई गुरुदास जी के प्रयत्न से आदि ग्रंथ का संकलन हुआ। अपनी लिपि तथा अपना साहित्य बनाकर अपने मत को स्थायी रूप देने में उन्होंने यह बहुत प्रभावशाली तथा उपयोगी कदम उठाया था। उसके बाद जो जो परिस्थितियां बदलती गई, त्यों त्यों साहित्य का प्रवाह भी बदलता गया। गुरुओं के निरंतर बलिदानों तथा कष्ट सहन से परिस्थिति बदलती गई। जहां हम प्रथम गुरु के उपदेश में भक्ति तथा आत्मविस्मृति के भाव सुनते हैं और निम्नलिखित पद में कमाल आजीजी का भाव पाते हैं। नानक नन्हे हो रहे जैसे नन्ही दूब, और घास जरी जात है दूब खूब की खूब। वहीं पर हम नवे गुरु श्री तेग बहादुर जी के उपदेश में पद दलित लोगों की हमदर्दी तथा उनकी सहायता के भाव पाते हैं, जैसे कि बाही जिना दी पकड़िए, सिर दीजिए बाही न छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, धरती पर धर्म न छोड़िए। उनके बलिदान के बाद हम एकाएक गुरु गोविंद सिंह जी के उपदेश में क्षात्र धर्म का भाव पाते हैं। जब उन्होंने देखा कि अब केवल भक्ति भाव से ही काम न चलेगा तो उन्होंने चंडी की पूजा भी प्रारंभ की और भक्ति तथा क्षात्र धर्म का समावेश कर सिख समुदाय को भक्तों तथा योद्धाओं का समूह बना दिया। उनकी कविता साहित्य में हम नवीन भाव देखते हैं। वे लिखते हैं, जे तो ही प्रेम खेलन का चाव, सिर धर तली गली मोरी आओ। जे इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान न दीजे। और फिर सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छोड़े खेत। और फिर एकाएक खंग की पूजा प्रारंभ हो जाती है।
खग खंड विहंड खल दल खंड अतिरण मंड प्रखंड भुज दंड अखंड तेज प्रचंड ज्योति अभंड भानुप्रंभ। उन्हीं भावों को लेकर बाबा बंदा आदि मुसलमानों के विरुद्ध निरंतर युद्ध करते रहे, परंतु उसके बाद हम देखते हैं कि जब सिख संप्रदाय केवल अराजकों का एक समूह रह जाता है और जब वे गैर कानूनी आउटलॉ घोषित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें निरंतर जंगलों में ही रहना पड़ता है। अब इस समय नवीन साहित्य की सृष्टि नहीं हो सकी, उनमें नवीन भाव नहीं भरे जा सके। उनमें क्षात्र वृत्ति थी, वीरत्व तथा बलिदान का भाव था और मुसलमान शासकों के विरुद्ध युद्ध करते रहने का भाव था, परंतु उसके बाद क्या करना होगा यह वे भली बाती नहीं समझे। तभी तो उन वीर योद्धाओं के समूह आपस में भिड़ गए। यहीं पर सामयिक भावों की त्रुटि बुरी तरह खरती है। यदि बाद में रणजीत सिंह जैसा वीर योद्धा और चालाक शासक न निकल आता तो सिखों को एकत्रित करने के लिए कोई उच्च आदर्श अथवा भाव शेष न रह गया था। इन सब के साथ एक बात और भी खास ध्यान देने योग्य है, संस्कृत का सारा साहित्य हिंदू समाज को पुनर्जीवित न कर सका, इसीलिए सामयिक भाषा में नवीन साहित्य की सृष्टि की गई। उस सामयिक भाव के साहित्य ने अपना जो प्रभाव दिखाया वही हम आज तक अनुभव करते हैं। एक अच्छे समझदार व्यक्ति के लिए संस्कृत के मंत्र तथा पुरानी अरबी की आयतें इतनी प्रभावकारी नहीं हो सकती जितनी कि उसकी अपनी साधारण भाषा की साधारण बातें। ऊपर पंजाबी भाषा तथा साहित्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखा गया है। अब हम वर्तमान अवस्था पर आते हैं। लगभग एक ही समय पर बंगाल में स्वामी विवेकानंद तथा पंजाब में स्वामी रामतीर्थ पैदा हुए। दोनों एक ही ढर्रे के महापुरुष थे। दोनों विदेशों में भारतीय तत्व ज्ञान की धाक जमाकर स्वयं भी जगत प्रसिद्ध हो गए, परंतु स्वामी विवेकानंद का मिशन बंगाल में एक स्थायी संस्था बन गया, पर पंजाब में स्वामी रामतीर्थ का स्मारक तक नहीं दिख पड़ता। उन दोनों के विचारों में भारी अंतर रहने पर भी तह में हम एक गहरी समता देखते हैं। जहाँ स्वामी विवेकानंद कर्म योग का प्रचार कर रहे थे, वहाँ स्वामी रामतीर्थ भी मस्तानावार गाया करते थे। हम रूखे टुकड़े खाएंगे, भारत पर वारे जाएंगे, हम सूखे चने चबाएंगे, भारत की बात बनाएंगे, हम नंगे उम्र बिताएंगे, भारत पर जान मिटाएंगे। वे कई बार अमेरिका में अस्त होते सूर्य को देखकर आंसू बहाते हुए कहा करते थे, तुम अब मेरे प्यारे भारत में उदय होने जा रहे हो। मेरे इन आंसुओं को भारत के सलील सुंदर खेतों में ओस की बूंदों के रूप में रख देना। इतना महान देशभक्त तथा ईश्वर भक्त हमारे प्रांत में पैदा हुआ हो, परंतु उसका स्मारक तक न दिख पड़े, इसका कारण साहित्यिक फिसड्डीपन के अतिरिक्त क्या हो सकता है? यह बात हम पद पद पर अनुभव करते हैं। बंगाल के महापुरुष श्री देवेंद्र ठाकुर तथा श्री केशव चंद्र सेन की टक्कर के पंजाब में भी कई महापुरुष हुए हैं, परंतु उनकी वह कद्र नहीं और मरने के बाद वे जल्द ही बुला दिए गए, जैसे ज्ञान सिंह जी इत्यादि। इन सब की तय में हम देखते हैं कि एक ही मुख्य कारण है और वह है साहित्यिक रुचि जागृति का सर्वथा अभाव। यह तो निश्चय ही है कि साहित्य के बिना कोई देश अथवा जाति उन्नति नहीं कर सकती, परंतु साहित्य के लिए सबसे पहले भाषा की आवश्यकता होती है और पंजाब में वह नहीं है। इतने दिनों से यह त्रुटि अनुभव करते रहने पर भी अभी तक भाषा का कोई निर्णय न हो पाया। उसका मुख्य कारण है हमारे प्रांत के दुर्भाग्य से भाषा को मजहबी समस्या बना देना। अन्य प्रांतों में हम देखते हैं कि मुसलमानों में प्रांतीय भाषा को खूब अपना लिया है। बंगाल के साहित्यिक क्षेत्र में कवि नज़र उल इस्लाम एक चमकते सितारे हैं। हिंदी कवियों में लतीफ़ हुसैन नटवर उल्लेखनीय हैं। इसी तरह गुजरात में भी है, परंतु दुर्भाग्य है पंजाब का। यहाँ पर मुसलमानों का प्रश्न तो अलग रहा, हिंदू सिख भी इस बात पर न मिल सके। पंजाब की भाषा अन्य प्रांतों की तरह पंजाबी ही होनी चाहिए थी, फिर क्यों नहीं हुई? यह प्रश्न अनायास ही उठता है, परंतु यहाँ के मुसलमानों ने उर्दू को अपनाया। मुसलमानों में भारतीयता का सर्वथा अभाव है, इसीलिए वे समस्त भारत में भारतीयता का महत्व न समझकर अरबी लिपि तथा फारसी भाषा का प्रचार करना चाहते हैं। समस्त भारत की एक भाषा और वह भी हिंदी होने का महत्व उनकी समझ में नहीं आता, इसलिए वे तो अपनी उर्दू की रट लगाते रहे और एक और बैठ गए। फिर सिखों की बारी आई। उनका सारा साहित्य गुरुमुखी लिपि में है। भाषा में अच्छी खासी हिंदी है, परंतु मुख्य पंजाबी भाषा है।
इसलिए सिखों ने गुरुमुखी लिपि में लिखे जाने वाली पंजाबी भाषा को ही अपना लिया। वे उसे किसी तरह छोड़ न सकते थे। वे उसे मजहबी भाषा बनाकर उससे चिपट गए। इधर आर्य समाज का आविर्भाव हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समस्त भारतवर्ष में हिंदी प्रचार करने का भाव रखा। हिंदी भाषा आर्य समाज का एक धार्मिक अंग बन गई। धार्मिक अंग बन जाने से एक लाभ तो हुआ कि सिखों की कट्टरता से पंजाब की रक्षा हो गई और आर्य समाजियों की कट्टरता से हिंदी भाषा ने अपना स्थान बना लिया। आर्य समाज के प्रारंभ के दिनों में सिखों तथा आर्य समाजियों की धार्मिक सभाएं एक ही स्थान पर होती थी। तब उनमें कोई भिन्न भेदभाव न था, परंतु पीछे सत्यार्थ प्रकाश के किन्हीं दो एक वाक्यों के कारण आपस में मनोमालिन्य बहुत बढ़ गया और एक दूसरे से घृणा होने लगी। इसी प्रवाह में बहकर सिख लोग हिंदी भाषा को भी घृणा की दृष्टि से देखने लगे। औरों ने इसकी ओर किंचित भी ध्यान न दिया। बाद में कहते हैं कि आर्य समाजी नेता महात्मा हंसराज जी ने लोगों से कुछ परामर्श किया था कि यदि वह हिंदी लिपि को अपना ले तो हिंदी लिपि में लिखे जाने वाली पंजाबी भाषा यूनिवर्सिटी में मंजूर करवा लेंगे। परंतु दुर्भाग्यवश वे लोग संकीर्णता के कारण और साहित्यिक जागृति के न रहने के कारण इस बात के महत्व को न समझ सके और वैसा न हो सका। खैर, तो इस समय पंजाब में 3 मत है। पहला, मुसलमानों का उर्दू संबंधी कट्टर पक्षपात, दूसरा आर्य समाजी तथा कुछ हिंदुओं का हिंदी संबंधी, तीसरा पंजाबी का। इस समय हम एक एक भाषा के संबंध में कुछ विचार करें तो अनुचित न होगा। सबसे पहले हम मुसलमानों का विचार रखेंगे। वे उर्दू के कट्टर पक्षपाती है। इस समय पंजाब में इसी भाषा का जोर भी है। कोर्ट की भाषा भी यही है। और फिर मुसलमान सज्जनों का कहना यह है कि उर्दू लिपि में ज़्यादा बात थोड़े स्थान में लिखी जा सकती है। यह सब ठीक है, परंतु हमारे सामने इस समय सबसे मुख्य प्रश्न भारत को एक राष्ट्र बनाना है। एक राष्ट्र बनाने के लिए एक भाषा का होना आवश्यक है, परंतु यह एकदम हो नहीं सकता। उसके लिए कदम कदम चलना पड़ता है। यदि हम अभी भारत की एक भाषा नहीं बना सकते तो कम से कम लिपि तो एक बना देनी चाहिए। उर्दू लिपि तो सर्वांग संपूर्ण नहीं कहला सकती। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसका आधार फारसी भाषा पर है। उर्दू कवियों की उड़ान, चाहे वे हिंदी भारतीय ही क्यों न हो, ईरान के साकी और अरब की खजूरों को जा पहुँचती है। काजी नज़र उल इस्लाम की कविता में तो धूर्जटी, विश्वामित्र और दुर्वासा की चर्चा बार बार है, परंतु हमारे पंजाबी हिंदू उर्दू कवि उस ओर ध्यान तक भी न दे सके। क्या यह दुख की बात नहीं? इसका मुख्य कारण भारतीयता और भारतीय साहित्य से उनकी अनभिज्ञता है। उनमें भारतीयता आ ही नहीं पाती, तो फिर उनके रचित साहित्य से हम कहाँ तक भारतीय बन सकते हैं? केवल उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थी भारत के पुरातन साहित्य का ज्ञान नहीं हासिल कर सकते। यह नहीं कि उर्दू जैसी साहित्यिक भाषा में उन ग्रंथों का अनुवाद नहीं हो सकता, परंतु उसमें ठीक वैसा ही अनुवाद हो सकता है जैसा कि एक ईरानी को भारतीय साहित्य संबंधी ज्ञानोपार्जन के लिए आवश्यक हो। हम अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में केवल इतना ही कहेंगे कि जब साधारण आर्य और स्वराज्य आदि शब्दों को आर्या और स्वराजिया लिखा और पढ़ा जाता है तो गूढ़ तत्वज्ञान संबंधी विषयों की चर्चा ही क्या। अभी उस दिन श्री लाला हरदयाल जी एमए की उर्दू पुस्तक कौमें किस तरह जिंदा रह सकती है का अनुवाद करते हुए सरकारी अनुवादक ने ऋषि नाचिकेता को उर्दू में लिखा होने से नीची कुतिया समझकर ए बिच ऑफ लो ओरिजिन अनुवाद किया था। इसमें न तो लाला हरदयाल जी का अपराध था न अनुवादक महोदय का। इसमें कसूर था उर्दू लिपि का और उर्दू भाषा की हिंदी भाषा तथा साहित्य से विभिन्नता का। शेष भारत में भारतीय भाषाएं और लिपियां प्रचलित है। ऐसी अवस्था में पंजाब में उर्दू का प्रचार कर क्या हम भारत में एकदम अलग थलग हो जाएं? नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि उर्दू के कट्टर पक्षपाती मुसलमान लेखकों की उर्दू में फारसी का ही आधिक्य रहता है। जमींदार और सियासत आदि मुसलमान समाचार पत्रों में तो अरबी का जोर रहता है, जिसे एक साधारण व्यक्ति समझ भी नहीं सकता। ऐसी दशा में उसका प्रचार कैसे किया जा सकता है? हम तो चाहते हैं कि मुसलमान भाई भी अपने मजहब पर पक्के रहते हुए ठीक वैसे ही भारतीय बन जाए जैसे कि कमाल टर्क हैं। भारतोद्धार तभी हो सकेगा। हमें भाषा आदि के प्रश्न को मार्मिक समस्या न बनाकर खूब विशाल दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसके बाद हम हिंदी पंजाबी भाषाओं की समस्या पर विचार करेंगे।
बहुत से आदर्शवादी सज्जन समस्त जगत को एक राष्ट्र, विश्व राष्ट्र बना हुआ देखना चाहते हैं। यह आदर्श बहुत सुंदर है, हमको भी इसी आदर्श को सामने रखना चाहिए। उस पर पूर्णतः आज व्यवहार नहीं किया जा सकता, परंतु हमारा हर एक कदम, हमारा हर एक कार्य इस संसार की समस्त जातियों, देशों तथा राष्ट्रों को एक सूत्र में बांधकर सुख वृद्धि करने के विचार से उठना चाहिए। उससे पहले हमको अपने देश में यही आदर्श कायम करना होगा। समस्त देश में एक भाषा, एक लिपि, एक साहित्य, एक आदर्श और एक राष्ट्र बनना पड़ेगा। परंतु समस्त एकताओं से पहले एक भाषा का होना जरूरी है, ताकि हम एक दूसरे को भली भांति समझ सकें। एक पंजाबी और एक मद्रासी इकट्ठा बैठकर केवल एक दूसरे का मुंह ही न ताके, बल्कि एक दूसरे के विचार तथा भाव जानने का प्रयत्न करे। परंतु यह पराई भाषा अंग्रेजी में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की अपनी भाषा हिंदी में। यह आदर्श भी पूरा होते होते अभी कई वर्ष लगेंगे। उसके प्रयत्न में हमें सबसे पहले साहित्यिक जागृति पैदा करनी चाहिए, केवल गिनती के कुछ एक व्यक्तियों में नहीं, बल्कि सर्वसाधारण में। सर्वसाधारण में साहित्यिक जागृति पैदा करने के लिए उनकी अपनी भाषा ही आवश्यक है। इसी तर्क के आधार पर हम कहते हैं कि पंजाब में पंजाबी भाषा ही आपको सफल बना सकती है। अभी तक पंजाबी साहित्यिक भाषा नहीं बन सकी है और समस्त पंजाब की एक भाषा भी वह नहीं है। गुरुमुखी लिपि में लिखी जाने वाली मध्य पंजाब की बोलचाल की भाषा को ही इस समय तक पंजाबी कहा जाता है। वह न तो अभी तक विशेष रूप से प्रचलित ही हो पाई और न ही साहित्यिक और वैज्ञानिक ही बन पाई। उसकी ओर पहले तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, परंतु अब जो सज्जन उस ओर ध्यान भी दे रहे हैं, उन्हें लिपि की अपूर्णता बेतरह अखरती है। संयुक्त अक्षरों का अभाव और हलंत न लिख सकने आदि के कारण उसमें भी ठीक ठीक सब शब्द नहीं लिखे जा सकते, और तो और पूर्ण शब्द भी नहीं लिखा जा सकता। यह लिपि तो उर्दू से भी अधिक अपूर्ण है, और जब हमारे सामने वैज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्भर सर्वांग संपूर्ण हिंदी लिपि विद्यमान है, फिर उसे अपनाने में हिचक क्या। गुरुमुखी लिपि तो हिंदी अक्षरों का ही बिगड़ा हुआ रूप है। आरंभ में ही उसका ऊ का ऊ, ए का ए बना हुआ है, और मैं, ठे, टे आदि तो वे ही अक्षर हैं। सब नियम मिलते हैं, फिर एकदम उसे ही अपना लेने से कितना लाभ हो जाएगा। सर्वांग संपूर्ण लिपि को अपनाते ही पंजाबी भाषा उन्नति करना शुरू कर देगी, और उसके प्रचार में कठिनाइयाँ ही क्या है। पंजाब की हिंदू स्त्रियाँ इसी लिपि से परिचित है। डीएवी स्कूलों और सनातन धर्म स्कूलों में हिंदी ही पढ़ाई जाती है। ऐसी दशा में कठिनाई ही क्या है। हिंदी के पक्षपाती सज्जनों से हम कहेंगे कि निश्चय ही हिंदी भाषा ही अंत में समस्त भारत की एक भाषा बनेगी, परंतु पहले से ही उसका प्रचार करने से बहुत सुविधा होगी। हिंदी लिपि के अपनाने से ही पंजाबी हिंदी की सी बन जाती है, फिर तो कोई भेद ही नहीं रहेगा, और इसकी ज़रूरत है इसलिए कि सर्वसाधारण को शिक्षित किया जा सके, और यह अपनी भाषा के अपने साहित्य से ही हो सकता है। पंजाबी की यह कविता देखिए, ओ राहिया राहे जान दया सुन जा गल मेरी, सिर ते पग तेरे वलैत दी इन्हू फूक मात डाला। और इसके मुकाबले में हिंदी की बड़ी बड़ी सुंदर कविताएं कुछ प्रभाव न कर सकेंगी, क्योंकि वह अभी सर्वसाधारण के हृदय के ठीक भीतर अपना स्थान नहीं बना सकी है। वह अभी कुछ और बहुत पराई सी दिख पड़ती है, कारण कि हिंदी का आधार संस्कृत है। पंजाब उससे कोसों दूर हो चुका है। पंजाबी में फारसी ने अपना प्रभाव बहुत कुछ रखा है। यथा चीज़ का जमा चीज़ें न होकर फारसी की तरह चीज़ां बन गया है। यह असूल अंत तक कार्य करता दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पंजाबी के निकट होने पर भी हिंदी अभी पंजाबी हृदय से काफ़ी दूर है। हाँ, पंजाबी भाषा के लिए लिपि में लिखे जाने पर और उसके साहित्य बनाने के प्रयत्न में निश्चय ही वह हिंदी के निकटतर आ जाएगी। प्रायः सभी मुख्य तर्कों पर तर्क किया जा चुका है। अब केवल एक बात कहेंगे। बहुत से सज्जनों का कथन है कि पंजाबी भाषा में माधुर्य, सौंदर्य और भावुकता नहीं है। यह सरासर निराधार है। अभी उस दिन लछिए जीते तू पानी डोलिया ओथे उग पये संदल दे बूटे वाले गाने के माधुर्य ने कविंद्र रविंद्र तक को मोहित कर लिया और वे झट अंग्रेजी में अनुवाद करने लगे। ओ लच्छी
फेयर देयर स्पिल्ट वाटर, वेयर देयर स्पिल्ट वाटर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और बहुत से और उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। निम्न वाक्य क्या किसी अन्य भाषा की कविताओं से कम है? पिपले दे पत्त्या वे कहीं खड़खड़ लाइए, पत्ते जड़े पुराने हुण, रत नव्या दी आईया। और फिर जब पंजाबी अकेला अथवा समूह बैठा हो तो गोहर के ये पद जितना प्रभाव करेंगे उतना कोई और भाषा क्या करेगी। लाम लखां ते करोड़ा दे शाह, वेखे न मुसाफिरां कोई उधार देंदा। और फिर अब तो दर्द मस्ताना दीवाना बड़े अच्छे अच्छे कवि पंजाबी की कविता का भंडार बढ़ा रहे हैं। ऐसी मधुर, ऐसी विमुद्धकारी भाषा तो पंजाबियों ने ही न अपनाई, यही दुख है। अब भी नहीं अपनाते, समस्या यही है। हरेक अपनी बात के पीछे मजहबी डंडा लिए खड़ा है। इसी अड़ंगे को किस तरह दूर किया जाए, यही पंजाब की भाषा तथा लिपि विषयक समस्या है। परंतु आशा केवल इतनी है कि सिखों में इस समय साहित्यिक जागृति पैदा हो रही है, हिंदुओं में भी है। सभी समझदार लोग मिलकर बैठकर निश्चय ही क्यों नहीं कर लेते। यही एक उपाय है इस समस्या को हल करने का। मजहबी विचार से ऊपर उठकर इस प्रश्न पर गौर किया जा सकता है, वैसे ही किया जाए। और फिर अमृतसर के प्रेम जैसे पत्र की भाषा को ज़रा साहित्यिक बनाते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाबी भाषा को मंजूर करा देना चाहिए। इस तरह सब बखेड़ा तय हो जाता है। इस बखेड़े के तय होते ही पंजाब में इतना सुंदर और ऊंचा साहित्य पैदा होगा कि यह भी भारत की उत्तम भाषाओं में गिनी जाने लगेगी। भगत सिंह। आओ नी पेड़ों रल मिल गाये कोड़ियाँ, भगत सिंह सरदारनियाँ, भगत